लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन परिणाम के दिन खुद नरेंद्र मोदी काफी असहज थे। वो न टीवी पर खबरें देख रहे थे, परिणाम देख रहे थे और न ही पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, किसी तरह के संपर्क में थे। नरेंद्र मोदी ने पत्रकार लांस प्राइस से ये सब बातें उस वक्त कही थी जब वो लोकसभा चुनाव में थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आत्मविश्वास से लबरेज गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। चुनावी रस्साकसी, विरोधियों पर निशाना, तीखे बयान, वार पलटवार, बिना थमे बिना रुके धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच मन की उथल पुथल की व्यथा कथा कहती है। जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है, उसकी मनोदशा और जिंदगी के सबसे बड़े जुए की कहानी कौन नहीं सुनना चाहेगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के पूर्व मीडिया सलाहकार लांस प्राइस की नई किताब द मोदी फैक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया में मोदी के जीवन, उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का जिक्र है। तो शुरू करते हैं फैसले के दिन यानी 16 मई 2014 से। हिंदुस्तान की सियासत में यह तारीख कभी ना भुलाने वाला मील का पत्थर बन गई। एक सूबे की सियासत का सिपहसालार देश का नायक बन गया। नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की कमान आ गई, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन फैसले के दिन खुद नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, कहां थे वो? मोदी के दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, ये खुद नरेंद्र मोदी की ही जुबानी सुनिए। सुबह जब मतगणना चल रही थी, मैं अपने कमरे में एकदम अकेला था और टीवी ऑन नहीं था। चुनावों की थकान के बाद मैं अपने आध्यात्मिक कामकाज को पूरा कर पा रहा था और ध्यान का आनंद ले रहा था। उसी दिन शाम को जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए तो वडोदरा में मोदी ने भाषण देते हुए कहा था, देश भर के टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के। किताब में लिखा है कि मोदी ने फैसले के दिन दोपहर तक किसी से बात नहीं की। गुजरात भवन में ठहरे मोदी से बात करने की हर कोशिश नाकाम रही। ये तब तक चलता रहा जब तक 12 नहीं बज गया। दोपहर के 12 बजे तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को फोन किया, जीत की बधाई दी। मोदी ने लेखक को बताया, उस दिन हमारी पहली बातचीत राजनाथ सिंह से हुई। दोपहर बाद मैंने पहला कॉल उन्हीं का रिसीव किया। राजनाथ सिंह की राय थी कि ऐसा तो होना ही था। हमें पहले से ही पता था कि हमें बहुत बड़ा बहुमत मिल रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में दिए भाषण में प्रधानमंत्री ने उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का आभार कुछ यूं प्रकट किया। खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुने जाने पर मोदी ने लेखक को बताया, पिछले चुनावों ने दिखाया है कि भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें लोगों को व्यक्तियों में अत्यधिक आस्था और विश्वास होता है। जनता स्पष्ट चाहती है कि कौन अग्रणी व्यक्ति होगा, और मैं जिस भी सभा में गया मैंने ये देखा, ये सवाल किया जा रहा था और लोग एक स्वर में कह रहे थे, हमें विश्वस्त नाम दो, पार्टी का नाम नहीं। देश के सभी कोने में उनका विश्वास था कि मोदी अकेली आशा हैं और उसे विजयी होता देखना चाहते थे। ये एक विजेता की गाथा है। ये उस व्यक्ति की मन की उधेड़बुन है जो देश की कमान संभालने के लिए मैदान में उतरा है। प्रचंड जनादेश पर सवार मोदी की विजय गाथा में अभी कई और राज खुलेंगे। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही तगड़ी शिकस्त दी हो, लेकिन एक समय प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल को छोटे कद का नेता मानते थे और इसी वजह से नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी पर हमला करते वक्त अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया करते थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने यह सिद्ध कर दिया तो फिर मोदी का नजरिया बदला।
एक ने 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की ताकत के साथ संसद में परचम लहराया, तो दूसरे ने दिल्ली में वो कर दिखाया जो किसी भी सियासी दल का सबसे बड़ा सपना होता है। क्या संयोग है, जब तक केजरीवाल ने साबित नहीं किया, मोदी से उनको कोई भाव नहीं मिला। दिल्ली में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ही केजरीवाल मोदी से मिलने में सफल हो पाए। हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई एक फोन से हुई। किताब में मोदी ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जरा पीछे लिए चलते हैं, जब गांधीनगर में मुख्यमंत्री दफ्तर से 5 किलोमीटर पहले केजरीवाल को मोदी से मिलने से रोक दिया गया था। हम उनसे इन सारे मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं जो हमने अभी तक देखा। उनसे मैंने अभी चिट्ठी भी लिखी थी उनको 10-15 दिन पहले, उसका जवाब नहीं आया। हो सकता है वो बहुत बिजी हो, तो उसके ऊपर भी मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। केजरीवाल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने सीधे मोदी को घेरा। न सिर्फ बयानों में बल्कि सीधे भिड़ने वाराणसी तक पहुंच गए। लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल पर चुप्पी साधे रहे। किताब में खुद मोदी ने इस राज पर से पर्दा उठाया है कि आखिर वो केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लेते थे। मोदी ने प्राइस से कहा, मेरी खामोशी मेरी ताकत है। आपको ये जानना चाहिए कि वृहद आयाम में केजरीवाल और कुछ नहीं बल्कि एक शहर का एक छोटा सा नेता है। विपक्ष के अन्य नेताओं के मुकाबले उसे जरूरत से ज्यादा सुर्खियां मिल रही हैं। ऐसे में किसी की अनदेखी करने में समय क्यों गंवाया जाए। इसीलिए ये इस लायक भी नहीं है कि मैं केजरीवाल को नजरअंदाज करने में अपना समय गंवाऊं। कई मौकों पर मोदी के निशाने पर आम आदमी पार्टी तो रहती थी, लेकिन केजरीवाल का जिक्र सिर्फ संकेत में होता था। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। मोदी ने केजरीवाल के उत्थान को कांग्रेस की साजिश करार देते हुए बोला, केजरीवाल को नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने और कांग्रेस को बचाने के लिए मीडिया के एक चुनिंदा समूह ने कांग्रेस के इशारे पर उछाला। ये ध्यान रखें कि वो सांसद भी नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में वो केवल 49 दिन रह पाए और राष्ट्रीय मत का 1% भी नहीं पा सके। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। बहरहाल अब केजरीवाल को कोई भी सियासी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब वो 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ दिल्ली की कुर्सी पर काबिज है। मोदी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए केजरीवाल को मिलने का वक्त दिया। सच ही है, पहले केजरीवाल ने साबित किया कि उनमें दम है, तब कहीं मोदी के दरवाजे खुले। आज तक ब्यूरो। लांस प्राइस के साथ इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। मीडिया को चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया, इस पर भी बेबाकी से अपनी रणनीति का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने वोट डाला है, 2 काम पूरे कर दिए। हमारे बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, मोदी देश विदेश की मीडिया में छा गए। हालांकि मोदी ने मीडिया से एक संतुलित दूरी बना ली। मोदी ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब भी इस किताब में मोदी खुद दे रहे हैं। मोदी कहते हैं, मैंने जानबूझकर एक अंतराल बनाने के लिए ऐसा किया। इससे मैंने ध्यान आकर्षित किया। मेरे समर्थक व्याकुल थे, जबकि मेरे विरोधी खुश थे। उन्हें बहुत कम अंदाजा हुआ कि ये मेरा रणनीतिक इरादा था। जैसे कि दूरी बनाने से जिज्ञासा बढ़ती है, वैसा ही हुआ। मीडिया की उत्सुकता बढ़ गई और फिर आगे आगे मोदी और पीछे पीछे कैमरे दौड़ने लगे।
हर समय अपने संदेश जनता तक पहुंचाते रहने का मौका मिला और मैंने एक ही बार में अपने सारे तीर ना चलाकर जनता में इस बारे में जिज्ञासा लगातार बनाए रखी कि अब मैं आगे क्या कहूंगा। इसके साथ ही मोदी ने सोशल मीडिया का भी लोकसभा चुनाव में जमकर इस्तेमाल किया। चुनाव के दौरान लोगों को वर्चुअल में भी खूब दिखे। मोदी की बात दूर दूर तक पहुंची। आज भी प्रधानमंत्री सोशल मीडिया का प्रयोग जोरों पर करते हैं। रोज सुबह 5 बजे जगता हूँ और तत्काल ऑनलाइन आए संदेश देखता हूँ। सोने से पहले अपने ईमेल और प्रासंगिक खबरें देखता हूँ। व्हाट्सएप संदेशों के लेन देन का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनेगा। कुल मिलाकर मोदी ने लोकसभा चुनाव में मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ट्विटर और फेसबुक में अकाउंट है और मोदी उसका इस्तेमाल करते हैं। लोगों से सीधा जुड़ना प्रधानमंत्री की आज सबसे बड़ी शक्ति है। हालांकि मोदी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सवाल था गोधरा से जुड़ा। गोधरा के बारे में मैं काफी कुछ कह चुका हूँ और आप रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के फैसले को खुद पढ़ सकते हैं। हिशेट द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरव्यू, उनके कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी और मोदी के सलाहकारों और विश्लेषकों से बातचीत पर आधारित है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उस वक्त टीवी पर खबरें नहीं देख रहे थे और न ही अपने किसी भी नेता से बातचीत कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लांस प्राइस के साथ जब बातचीत की थी तो उन्होंने किस तरह से इस चुनाव में अपनी रणनीति बनाई, कैसे देश जीतने का पूरा प्लान तैयार किया, खुलकर मुद्दों पर बातचीत की थी। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जोरदार मेहनत की। जहां गए वहीं अपने विरोधियों को जमकर लताड़ा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मोदी ने अपने धुआंधार प्रचार अभियान से लोकसभा चुनाव प्रचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पार्टी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने देश भर में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर एक तरह का रिकॉर्ड बनाया। मोदी 15 सितंबर 2013 से 25 राज्यों में 437 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और 1350 3D रैलियों में भाग ले चुके हैं। मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रमों की कुल संख्या 5827 बताई गई है, जिसमें उनके 4000 चाय पे चर्चा कार्यक्रम भी शामिल हैं। मोदी ने सीधे तौर पर 5 से 10 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। मोदी के इस अभियान की पहली रैली 15 सितंबर 2013 को हरियाणा के रेवाड़ी से शुरू हुई, जो 10 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में जाकर खत्म हुई। विरोधियों ने सवाल दागे, चुनाव में करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च किया गया। मोदी ने किताब में कहा, इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया कि हम कॉरपोरेट के निजी विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया ध्यान रखिए कि अगर जरूरी हुआ तो मैं चुनाव प्रचार के लिए साइकिलें भी किराए पर लूंगा। हमने जो भी इस्तेमाल किया उस पर आए खर्चे की पाई हमारी पार्टी ने चुकाई है। मोदी ने किताब में लता मंगेशकर, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर का खास तौर पर जिक्र किया। मोदी ने कहा, निस्संदेह कई स्वतंत्र संस्थानों ने देश भर में हमारा समर्थन किया। इस बारे में उन्होंने योग गुरु रामदेव और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर तथा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर बात की, चुनाव के हर पहलू पर बेबाकी से राय रखी। आज तक ब्यूरो।